हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जेई मेन 2024 का प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, अ कंपनी हैज़ टू प्लांट्स ए एंड बी टू मैन्युफैक्चर मोटरसाइकल्स। 60% motorcycles are manufactured at plant A and the remaining are manufactured at plant B. 80% of the motorcycle manufactured at plant A are rated of the standard quality, while the 90% of the motorcycle manufactured at plant B are rated of the standard quality. A motorcycle picked up randomly from the total production is found to be the standard quality if P is the probability that it was manufactured at plant B. देन 126p इज इक्वल टू। तो अब क्वेश्चन को पढ़ के एक चीज़ तो समझ में आ गई कि ये जो क्वेश्चन है वो बेस रूल पर बेस्ड है। तो एक काम ही करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फ्लो चार्ट मेथड का यूज़ कर लेते हैं। तो अब ये तो अपने पास हो गया है प्लांट ए एंड प्लांट बी। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो टोटल प्रोडक्शन का मतलब 60% मैन्युफैक्चर हो रहा था प्लांट ए में। तो 60% अगर मैन्युफैक्चर हो रहा था तो प्लांट ए में जो भी मोटर बाइक्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोबेबिलिटी अगर इवेल्यूएट की जाए तो वो अपने को 60/100 मिली। सिमिलरली प्लांट बी की अगर मैन्युफैक्चरिंग की प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो वो अपने को 40/100 मिली है। फिर यहाँ से नेक्स्ट अपने पास ये हुआ था कि प्लांट ए से जो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी के मोटर बाइक्स निकल रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 80% दी गई थी। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी मतलब प्लांट ए स्टैंडर्ड क्वालिटी के बाइक्स प्रोड्यूस करे इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी थी 80/100। और बी प्लांट ये जो दिया गया स्टैंडर्ड क्वालिटी के बाइक्स प्रोड्यूस करे इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी थी 90/100। तो अब अपने को इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बतानी थी कि प्लांट बी से स्टैंडर्ड क्वालिटी की बाइक का मैन्युफैक्चर हुआ है। मतलब हुआ ये कि प्लांट बी से किसी एक बाइक को चूज़ किया गया है और फिर उसका जब क्वालिटी चेक किया गया है, इनफैक्ट ऐसा हुआ है कि रैंडमली किसी भी प्लांट से एक बाइक को उठाया गया है और उसका क्वालिटी चेक किया गया है और वो अपने को स्टैंडर्ड क्वालिटी की बाइक मिली और वो प्लांट बी से आई थी। इस चीज़ की प्रॉबिलिटी अपने को इवेलुएट करनी है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अब अगर इनको इन टर्म्स ऑफ पाथ रिप्रेजेंट किया जाए तो पहला पाथ P1 जो कि A के थ्रू अपने फाइनल आउटकम तक पहुंच रहा है, अपने फाइनल रिजल्ट तक पहुंच रहा है, और दूसरा पाथ P2 हो गया जो B के थ्रू अपने फाइनल रिजल्ट तक पहुंच रहा है। तो अब बात है कि ये जो फाइनल इवेंट है इसके होने की प्रोबेबिलिटी अपने को बतानी है पाथ P2 को फॉलो करके। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ said event will be is equal to path P2 divided by sum of all possible path मतलब P1 plus P2। तो अब अगर इसको इवेलुएट किया जाए तो पाथ P2 की प्रोबेबिलिटी तो यहाँ से अपने को मिल जाएगी 40/100। और फिर नेक्स्ट यहाँ पर इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन 90/100 भी होगा। फिर डिनोमिनेटर में अपने पास आ गया है P1, तो P1 पाथ की प्रोबेबिलिटी अपने को मिल जाएगी 60/100 मल्टीप्लिकेशन 80/100 एंड प्लस ये अपने को मिल रहा है 40/100 एंड मल्टीप्लिकेशन 90/100। तो इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो एक चीज़ ये हुई कि न्यूमरेटर में 100 का स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में इनफैक्ट अगर यहाँ से देखा जाए तो न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में 100 का स्क्वायर है एंड डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भी 100 का स्क्वायर है। तो 100 का स्क्वायर तो कॉमन होकर कैंसिल हो गया। फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो 40 और 90 मतलब एक एक एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ भी दिए गए हैं। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से अगर इन एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ को भी फिनिश कर दिया जाए तो न्यूमरेटर में बचा अपने पास 4 मल्टीप्लिकेशन 9 एंड डिनोमिनेटर में बच रहा है 6 मल्टीप्लिकेशन 8 प्लस 4 मल्टीप्लिकेशन 9। तो अब अगर 4 से भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया जाए तो न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ 9 बचा, डिनोमिनेटर में 6 मल्टीप्लिकेशन 2 और प्लस 9 बचा। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो यहाँ से जो रिजल्टेंट बन रहा है न्यूमरेटर में तो आ गया है 9, डिनोमिनेटर मिल गया है 21। फिर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 3 3 जा 9 एंड 3 7 जा 21। तो यानी कि जो भी इवेंट कहा गया उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी अपने को यहाँ से मिल गई है 3/7। और 3/7 को क्वेश्चन में P बोला गया है, अपने को 126 टाइम्स P इवेल्युएट करना है। तो यहाँ से 126 टाइम्स P यानी कि 3/7। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें
तो 7 वन जा 7 और 7 8 जा और 18 3 जा, ये आ गया 54 एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।